हेलो एवरीवन, दापुस लर्निंग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट कोड BEGC 132 है तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इसमें मेनली इंग्लिश लिटरेचर आता है। इसमें इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी और अलग अलग रीजनल राइटर्स जो हैं उनकी स्टोरीज और पोएम्स को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। एक्चुअली इंग्लिश इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, बट स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो इग्नोर करना आप लोग। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 22 को ही एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही मेरे नए प्रयास को अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आगे मैं इस सब्जेक्ट पर और वीडियो बना सकती हूँ या नहीं। सो लेट्स गो स्टार्ट। पेपर में कुल 8 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 5 करना होता है और फर्स्ट क्वेश्चन के 6 या 7 सब पार्ट होते हैं जिसमें पोएम्स की कुछ लाइंस होती हैं जिनको कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेन करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए है, आई हैव कलर्ड माई सेल्फ इन द कलर ऑफ द डार्क ह्यूड वन। आंसर, दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम द भक्ति ट्रेडिशन। ये जो लाइंस हैं भक्ति ट्रेडिशन से लिया गया है। भक्ति ट्रेडिशन 13वीं और 14वीं सेंचुरी में चलाया गया था और भक्ति ट्रेडिशन के 2 पार्ट थे, एक भक्ति और सूफी। भक्ति के भी 2 पार्ट थे। तो आगे यह क्वेश्चन है तो हम करेंगे। अभी तो इस क्वेश्चन को करते हैं। एंड एक्सप्रेस द डीप डिवोशन ऑफ द पोएट टुवार्ड्स लॉर्ड कृष्णा। यह मीराबाई का पोएम है और इसमें मीराबाई कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति को व्यक्त कर रही हैं। हु इज ऑफन कॉल्ड द डार्क ह्यूड वन। और आप लोगों को तो पता ही है कृष्ण को काले रंग का बताया जाता है, तो वही है जिसे काले रंग वाला कहा जाता है। द स्पीकर सेज दैट सी हैज कम्प्लीटली इमर्ज्ड हरसेल्फ इन द लव ऑफ कृष्णा। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने पूरी तरह से स्वयं को कृष्ण के प्रेम में लीन कर लिया है, कृष्ण को ही सब कुछ मान लिया है। जब कृष्ण को ही सब कुछ मान लिया है तो वो क्या करती हैं, सी एडोन्स हरसेल्फ, वह खुद को सजाती हैं। किसके लिए? कृष्ण के लिए सजाती हैं। वेयर्स अंकलेट्स एंड डांस फ्रीली इन डिवोशन। फिर वो क्या करती हैं कि वे खुद को सजाकर और पायल पहनकर कृष्ण की भक्ति में लीन होकर डांस करती हैं। बाय डूइंग सो, ऐसा करके वो सी रिजेक्ट्स द रेस्ट्रिक्शंस एंड सोशल नॉर्म्स इम्पोज्ड बाय सोसाइटी। ऐसा करके वो सोसाइटी के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उसको रिजेक्ट करती हैं। द पोएट हाईलाइट्स द आइडिया दैट ट्रू डिवोशन इज बियॉन्ड वर्ल्डली रूल एंड कस्टम्स। पोएटेस इस चीज़ को हाईलाइट करती हैं, जो ट्रू डिवोशन होता है वह सांसारिक नियमों और रीति रिवाजों से हट के होता है। द लव फॉर गॉड बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। भगवान के प्रति प्रेम जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू बन जाता है। द डिवोटी इज रेडी टू सैक्रिफाइस सोशल स्टेटस, फैमिली एक्सपेक्टेशन एंड इवन पर्सनल कंफर्ट फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। हाँ, डिवोटी जो है त्यागने के लिए भी तैयार रहता है। क्या त्यागने के लिए तैयार होता है? अपनी सोशल स्टेटस को, वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को और फैमिली के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो अपेक्षाएं होती हैं, और साथ ही वह अपने व्यक्तिगत अधिकारों का भी त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बी है, सो माई लॉर्ड व्हाइट एज जैस्मिन इज माई हस्बैंड। दिस लाइन्स आर रिटन बाई अक्का महादेवी। यह जो लाइन्स है अक्का महादेवी ने लिखा है। अ फेमस वुमेन संत पोएट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। यह भक्ति मूवमेंट की महिला संत कवि थी अक्का महादेवी और उन्होंने लॉर्ड शिवा को रेफर करके लिखा है। होम सी कोल्ड चन्न मल्लिकार्जुन। अक्का महादेवी शिव भगवान की भक्त थी जिसे वो चन्न मल्लिकार्जुन कहती थी। एज हर ट्रू हस्बैंड, और उन्हीं को वह अपना सच्चा पति मानती थी। सी रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ अर्थली मैरिज एंड कंसिडर्ड ओनली गॉड एज हर इंटरनल कॉम्पेनियन। वह सांसारिक शादी के विचार को रिजेक्ट करती हैं। सभी लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं, यहाँ बड़े होते हैं, शादी ब्याह भी यही करते हैं, तो इस चीज़ को वो रिजेक्ट करती हैं और केवल ईश्वर को अपना सच्चा साथी बताती हैं। आगे है, द पोएट क्रिटिसाइज्ड वर्ल्डली रिलेशनशिप बिकॉज दे आर टेम्पररी।
और महादेवी सांसारिक संबंधों को क्रिटिसाइज करती हैं क्योंकि वे टेम्पररी होते हैं, अस्थायी होते हैं। ह्यूमन बींग्स इवेंचुअली डाई एंड डिके, क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है और मर जाता है, इसलिए वे इन सभी संबंधों को अस्वीकार करती हैं। While the relationship between the devotee and God remains everlasting, जो सांसारिक संबंध होते हैं, बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, जबकि डिवोटी और गॉड के साथ जो रिलेशनशिप होता है वह शाश्वत होता है, सच्चा होता है। Therefore, she advised people not to become excessively attached to material life. इसलिए वह लोगों को सलाह देती हैं कि ज़्यादा मोह माया मत रखो, क्योंकि यह सभी चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाने वाली हैं। आगे है, थ्रू दिस पोएम अक्का महादेवी टीच दैट ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन डिवाइन लव रेदर देन इन टेम्पररी वर्ल्डली अटैचमेंट्स। इस पोएम के थ्रू अक्का महादेवी संदेश देती हैं कि सच्चा जो सुख है मोह माया से नहीं मिलता है, सांसारिक मोह माया से नहीं मिलता है, बल्कि डिवाइन लव में निहित है। The poem reflects devotion, spiritual freedom and the strength of individual faith. यह पोयम भक्ति, आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आस्था की शक्ति को दर्शाती है और इंडिविजुअल आस्था को दिखाती है। नेक्स्ट पोयम है, टू मैजिक आइज विद द 100 चार्म्स। चार्म्स मीन्स होता है आकर्षण, 100 आकर्षणों वाली जादुई आंखें। इसका एक्सप्लेनेशन है, दिज लाइन्स आर रिटेन बाय आगा शहीद अली। दिज लाइन्स डिस्क्राइब द पेन एंड लॉन्गिंग एक्सपीरियंस्ड बाय अ लव हु हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द बिलव्ड। इस लाइन में प्रेमिका के बिना प्रेमी का जो दर्द होता है उसका वर्णन किया गया है। आगे है, रिमेंबर्स द बिलव्ड्स ब्यूटीफुल आइज। जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका की सुंदर आँखों को याद करता है, विच हैव कैप्चर्ड द हार्ट कम्प्लीटली, जिसने उसके दिल को चुरा लिया है, पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। द सेपरेशन हैज काउज्ड लोनलीनेस एंड इमोशनल सफरिंग। अपनी प्रेमिका के बिना वह अकेलापन और भावनात्मक रूप से पीड़ित महसूस करता है। यही इस पोयम में बताया गया है। द पोयम एक्सप्लोर द यूनिवर्सल थीम ऑफ लव एंड सेपरेशन। यह पोयम प्रेम और विरह को दर्शाने वाली है। द लवर फील्स हेल्पलेस एंड विशेस द समवन कुड कैरी द मैसेज ऑफ सॉरो टू द बिलव्ड। विरह की वजह से लवर खुद को हेल्पलेस महसूस करता है और चाहता है कि उसके संदेश को उसकी प्रेमिका तक पहुंचा दे, उसके संदेश को, उसके दुख को कोई उसकी प्रेमिका तक पहुंचा दे। द इमोशनल इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट्स द डेप्थ और ट्रू लव। द मैजिक आइज सिंबलाइज अट्रैक्शन, अफेक्शन एंड द इरेसिस्टिबल पावर ऑफ ब्यूटी। मैजिक आइज को अट्रैक्शन, अफेक्शन और सौंदर्य की शक्ति का प्रतीक बताया गया है। द स्पीकर्स हार्ट फाइंड नो पीस। स्पीकर्स अपने दिल में शांति का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि मेमोरीज ऑफ द बिलव्ड कंटिन्यू टू डिस्टर्ब द माइंड, क्योंकि उसे अपनी प्रेमी की यादें एनी टाइम बेचैन किए रहती हैं, उसकी यादें लगातार दिमाग में चलती रहती हैं, इसलिए वह शांति का अनुभव नहीं करता है। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल एट पावरफुल। पोएम का लैंग्वेज सिंपल होते हुए भी बहुत ही पावरफुल है। ओवरऑल द एक्सट्रैक्ट एम्फेसाइज द स्ट्रेंथ ऑफ लव एंड द पेन ऑफ सेपरेशन। कुल मिलाकर यह कविता विरह के दर्द और प्यार की शक्ति को उजागर करती है। नेक्स्ट है, द शुगर केन में बी क्रूक्ड बट इट्स जूस इज नॉट। शुगर केन टेढ़ा मेढ़ा होता है लेकिन उसका जूस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, वह हमेशा मीठा ही होता है। दिज लाइन्स आर एसोसिएटेड विद द भक्ति संत चोखा मेला। इस पोएम को भक्ति संत चोखा मेला ने लिखा है। हु बिलोंग्ड टू अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो कि एक दलित समुदाय से थे। थ्रू सिंपल एग्जाम्पल्स के माध्यम से उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि आउटवर्ड अपीयरेंस शुड नॉट डिटरमाइन अ पर्सन्स वर्थ, कि व्यक्ति के बाहरी रंग रूप को देखकर आप उसकी पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकते हैं, उसकी योग्यता को नहीं नाप सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने शुगर केन का। द शुगर केन में लुक क्रूक्ड
बट इट्स जूस रिमेन्स स्वीट। शुगर केन टेढ़ा मेढ़ा होता है लेकिन उसका जूस हमेशा ही मीठा होता है। सिमिलरली चोखामेला सेज दैट ऑल्दो हिज फिजिकल अपीयरेंस और सोशल स्टेटस मे बी लुक्ड डाउन अपॉन। उसी तरह से चोखामेला कहते हैं कि उनके बाहरी रंग रूप को न देखा जाए, उनके सोशल स्टेटस को न देखा जाए, क्योंकि जो चोखामेला थे एक तो हाशिए पर पड़े हुए समुदाय से थे और वो देखने में भी अच्छे नहीं थे। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल को खुद पर लागू कर रहे हैं कि जैसे गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है लेकिन उसका जूस हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसीलिए मैं भी मेरे भी फिजिकल अपीयरेंस पर ना जाओ, मेरे सोशल स्टेटस पर ना जाओ। मैं देखने में फिजिकल रूप से बेशक अच्छा नहीं हूँ, लेकिन हिज डिवोशन टू गॉड इज प्योर एंड सिंसियर। लेकिन गॉड के प्रति मेरी जो डिवोशन है, भक्ति है, वह टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, वह बिल्कुल प्योर है, सच्ची है। आगे है द पोएम क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। यह पोएम कास्ट सिस्टम और उसकी वजह से जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको क्रिटिसाइज करता है। According to the poet, God values inner goodness rather than external characteristics। पोएट कहते हैं कि गॉड भी किसी के अंदर की अच्छाइयों को देखता है, न कि उसके बाहरी रंग रूप को देखता है। बाहरी चमक दमक को गॉड भी महत्व नहीं देता है, वह यह देखता है कि व्यक्ति अंदर से कैसा है। द रेफरेंस टू लॉर्ड विट्ठल रिफ्लेक्ट्स द भक्ति मूवमेंट्स एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी। जो चोखामेला थे वो विट्ठल भगवान के भक्त थे, तो चोखामेला उसी का रेफरेंस दे रहे हैं कि जो मेरा विट्ठल भगवान है वह भी सबको समान दृष्टि से देखता है और यह जो भक्ति मोमेंट है यह भी इक्वालिटी पर ही आधारित था, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और बैकग्राउंड। हैव द राइट टू वर्शिप गॉड एंड रिसीव डिवाइन ग्रेस। आगे भी कहते हैं कि सभी व्यक्ति को जाति और उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी को भगवान की पूजा करने का अधिकार मिला हुआ है, सभी को पूजा करने का। इसमें कोई जाति का बंधन नहीं है, किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आप आ रहे हो उसका भी महत्व नहीं है। नेक्स्ट है वंस यू आर यूज्ड टू इट। इसमें क्या है, दीज लाइन्स आर रिटन बाय सुकीर्थ रानी। यह पोएम सुकीर्थ रानी का लिखा हुआ है। दीज लाइन्स स्पीक अबाउट द ह्यूमन एबिलिटी टू अडॉप्ट टू सफरिंग। पोएम के इस लाइन्स में किसी व्यक्ति के दुख सहने की क्षमता का वर्णन किया गया है कि कोई व्यक्ति कितना दुख सह सकता है। द पोएट सजेस्ट्स दैट व्हेन पीपल बिकम फेमिलियर विद पेन एंड डिफिकल्टीज। कवि कहते हैं कि जब लोग दर्द और कठिनाइयों को सहता रहता है तो वह उससे निपटना भी सीख जाता है। जब तरह तरह के प्रॉब्लम आपको रोज़ ही फेस करने होते हैं तो आप उससे घबरा कर भागने से आपका काम नहीं चलेगा, आप ऑटोमेटिक उसको सीख जाते हो, उसके प्रति फेमिलियर बन जाते हो। दे ग्रेजुअली लर्न टू कोप विद देम, और वह उनसे अच्छी तरह से निपटना सीख जाता है। Even sorrow loses some of its power over time। और इस दुख भी हमेशा के लिए नहीं आता है, समय के साथ साथ वह भी ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है उसका पावर। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द रेसिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। यह पोएम इंसान की सहनशीलता को दर्शाती है। लाइफ इज फिल्ड विद चैलेंजेस, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड हार्डशिप्स। जो हमारा जीवन है चुनौतियों, निराशाओं और कठिनाइयों से भरा हुआ है। हाउएवर इंडिविजुअल्स पॉजेस द स्ट्रेंथ टू इंड्योर एंड कंटिन्यू मूविंग फॉरएवर। जीवन में कितनी भी परेशानियां आती हैं, इन सब चीज़ों को के बावजूद व्यक्ति उसको सहने की शक्ति रखता है और हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है, सब कुछ झेलते हुए भी। द पोएट डज नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग। पोएट दुख के अस्तित्व से इनकार नहीं करता है। इंस्टेड द पोएम टीच दैट पेन इज टेम्पररी एंड मैनेजेबल। इसीलिए यह पोएम संदेश देती है कि दुख जो है अस्थायी होता है और किसी को उतना ही दुख मिलता है जितना कि वह सह सके, और जो नहीं सह पाता है दुखों को वह क्या करता है, आप लोग बता सकते हैं। Manageable experience helps people develop emotional maturity and inner
स्ट्रेंथ। जब तरह तरह के दुख वह सहने लगता है तो उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करता है, और वह चीज़ उसे आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है, भावनात्मक रूप से भी वह मैच्योर होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें उसको परेशान नहीं करती हैं। ओवरऑल द मैसेज इज पार्टिकुलरली रिलेवेंट इन मॉडर्न लाइफ। कुल मिलाकर यह जो संदेश है कि दुख अस्थाई नहीं होता है और इसे हम मैनेज कर सकते हैं। यह जो चीज़ है ना, हमारी मॉडर्न लाइफ में बहुत ही रिलेवेंट करता है। फेयर, स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी आर कॉमन। जहाँ पर तनाव और अनिश्चितता आम बात है। तनाव तो है, और कब क्या चीज़ हो जाएगा, किसका रोजगार छीन जाएगा, किसके साथ क्या हो जाएगा, यह निश्चित नहीं है। तो इसी चीज़ को यह जो पोएम है इनकरेज कर रहा है। और रीडर्स नॉट बी लॉस होप ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम, और लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है और अपने पाठकों से आशा रखने की सलाह दे रहा है कि कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम आए, आप आशा का दामन मत छोड़ो, उम्मीद को बनाए रखो कि सब कुछ अच्छा होगा। इफ़ यू नीड नो बुक रास सुंदरी। आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है रास सुंदरी। These lines refer to रास सुंदरी देवी, वन ऑफ द अर्लीस्ट वोमेन। और यह जो लाइन्स है रास सुंदरी देवी के बारे में है। और यह थी कौन, तो यह प्राचीन भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। द पोएम सेलिब्रेट्स हर डिटरमिनेशन टू एजुकेट herself despite social restrictions that denied women access to formal learning। और इस पोयम में रास सुंदरी देवी के फॉर्मल एजुकेशन के बिना खुद को शिक्षित करने का, और जो सामाजिक भेदभाव था, पाबंदियां थी समाज की, उसके बावजूद उन्होंने खुद को एजुकेट किया। उसी बात को यह पोयम गुणगान करता है। द पोएट डिस्क्राइब हाउ रास सुंदरी यूज्ड द किचन वॉल एज हर लर्निंग स्पेस। रास सुंदरी देवी ने बिना फॉर्मल एजुकेशन के लिखना पढ़ना सीखा था। इन्होंने किचन वॉल को अपने सीखने की जगह के रूप में उपयोग किया, उसी को डिस्क्राइब करता है यह पोयम। विदाउट बुक, पेपर और प्रॉपर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। बिना किताब, बिना कॉपी, बिना पेपर के इन्होंने अपनी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को पूरा किया। सी कंटिन्यूड हर एफर्ट टू बिकम लिटरेट। और इन्होंने खुद को साक्षर करने के लिए अपने सारे एफर्ट लगा दिए। हर सीक्रेट कोड्स सिंबलाइज द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड नॉलेज एंड सेल्फ डिस्कवरी। जो पोयम में सीक्रेट कोर्स आया है वह सिंबलाइज है किस चीज़ का, कि इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने और सेल्फ डिस्कवरी के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। वुमेन वर ऑफन कंटेन्ड टू डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिस्करेज फ्रॉम परसुइंग एजुकेशन। उस समय यानी कि 19वीं शताब्दी में महिलाओं को सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियों तक ही सीमित रखा जाता था, और एजुकेशन देने के लिए उन्हें कोई भी साधन मुहैया नहीं कराया जाता था। ऐसे समय में रास सुंदरी चैलेंज दिस लिमिटेशंस थ्रू परसिस्टेंस एंड करेज। इन सब चीज़ों को रास सुंदरी देवी ने चुनौती दी और साहस के साथ इन सारे लिमिटेशन को क्रॉस किया। एजुकेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट बिकम अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड एम्पावरमेंट। और इस संदर्भ में शिक्षा स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का प्रतीक बन जाता है, सिंबल बन जाता है। बाय लर्निंग टू रीड एंड राइट, रास सुंदरी ओपनड द डोर टू अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड पॉसिबिलिटीज। सोसाइटी के ढेर सारे रेस्ट्रिक्शन के बाद भी पढ़ना लिखना सीखकर रास सुंदरी देवी ने अपने लिए संसार का द्वार खोल लिया। Thus, the extract celebrates the transformative power of education and pays tribute to Ras Sundari Devi's remarkable journey from silence to self-expression. Her story continued to inspire generation of learners. और रास सुंदरी देवी की यह स्टोरी सभी लोगों को प्रेरित करती है एजुकेशन लेने के लिए। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन।
Enumerate the similarities between Bhakti and Sufi poetry, giving examples for your texts. भक्ति और सूफी पोइट्री में क्या सिमिलरिटीज है, क्या समानता है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है। यह क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है, चाहे जून वाले एग्जाम हो या दिसंबर वाले, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Bhakti and Sufi poetry are two important spiritual traditions of medieval India. भक्ति और सूफी पोएट्री जो है मिडिएवल इंडिया की टू इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं, यानी मध्यकाल की दो मुख्य भक्ति धाराएं हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड। दे शेयर मेनी सिमिलरिटीज। दोनों की रिलीजियस बैकग्राउंड अलग अलग है। जो भक्ति है हिंदू काव्य धारा से संबंधित है और जो सूफी है इस्लाम पृष्ठभूमि से आता है। फिर भी दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, तो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है एम्फेसिस ऑन लव एंड डिवोशन। भक्ति और सूफी दोनों ही लव एंड डिवोशन पर बल देते हैं। बोथ ट्रेडिशंस फोकस ऑन लव एंड डिवोशन एज द पाथ ऑफ गॉड। दोनों जो ट्रेडिशंस हैं लव एंड डिवोशन पर फोकस करते हैं। दोनों ही ट्रेडिशन ईश्वर को पाने के लिए प्रेम और भक्ति पर फोकस करते हैं। सेकेंड है अपोजिशन टू रिचुअल्स। रिचुअल्स यानी कर्म कांडों का विरोध करते हैं, रीति रिवाजों का विरोध करते हैं। किस रूप में रीति रिवाजों का विरोध करते हैं? दे रिजेक्ट एम्पटी रिचुअल्स। भक्ति और सूफी दोनों ही खोखले रीति रिवाजों फॉर्मलिज्म यानी होता है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को करने के बजाय सिर्फ करने का ढोंग कर रहे हैं, उसी को फॉर्मलिज्म कहते हैं। एंड रिलीजियस हाइपोक्रेसी यानी दोनों भक्ति धाराएं सूफी और भक्ति दोनों ही खोखले रीति रिवाजों, दिखावे और धार्मिक पाखंड का विरोध करते हैं। थर्ड है बिलीफ इन इक्वालिटी। भक्ति एंड सूफी संत बिलीव्ड दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल बिफोर गॉड। भक्ति और सूफी संत दोनों मानते हैं कि ईश्वर की नज़र में सभी मनुष्य समान हैं, इक्वल हैं। चौथा है क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल इविल्स। सोशल इविल्स माने होता है सामाजिक बुराइयां। तो भक्ति और सूफी दोनों ही सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं। दे अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। दोनों ट्रेडिशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी का विरोध करते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जो जातियों के बीच भेदभाव होता है, ऊंची जाति नीची जाति, और जो सोशल इनइक्वालिटी है सामाजिक असमानता है, वही चीज़ जो बड़ी जाति है छोटी जाति है, अमीर है गरीब है, यानी कि हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज। उन्होंने ही अपनी बात को कॉमन पीपल तक पहुंचाने के लिए रीजनल और लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया है। ये संत लोग जहाँ के भी थे अपनी बात को कहने के लिए लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया है, इसलिए उनकी बात बिना पढ़े लिखे लोग भी अच्छे से समझ जाते थे। तो अपनी बात पहुँचाने के लिए इन लोगों ने सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इनर प्योरिटी, यानी कि आंतरिक शुद्धता पर इन लोगों ने बल दिया है। दे एम्फेसाइज्ड सिंसेरिटी, फेथ एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट रेदर देन एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस। दोनों ने सच्ची श्रद्धा और मन की पवित्रता को इम्पोर्टेंस दी है। नेक्स्ट है थीम ऑफ डिवाइन लव, यानी दोनों ने ईश्वर के प्रेम को महत्व दिया है। भक्ति पोएट्स एक्सप्रेस्ड लव फॉर गॉड एज डिवोटीज। भक्ति पोएट्स ने भगवान और भक्त के प्रेम को एक्सप्रेस किया है, प्रदर्शित किया है। जबकि सूफी पोएट्स आत्मा और परमात्मा के मिलन को डिस्क्राइब किया है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं सूफी और भक्त पोएट के। कबीर ने जहाँ धार्मिक पाखंड की आलोचना की थी, वहीं उन्होंने आंतरिक भक्ति को बढ़ावा दिया था। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दी थी। वहीं जो सूफी संत थे, इन्होंने प्रेम, करुणा और भाईचारे पर जोर दिया था। ये सब थे भक्ति और सूफी के कुछ पोएट्स। कंक्लूजन में लिखेंगे भक्ति एंड सूफी पोएट्री प्रमोटेड हार्मनी, टॉलरेंस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग माने होता है आध्यात्मिक रूप से जगाने का काम। साथ ही उन्होंने हार्मनी और टॉलरेंस को भी बढ़ावा दिया। इन्होंने प्रेम और समानता का जो संदेश दिया था आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि आज से 400-500 साल पहले था।
भक्ति और सूफी दोनों ने ही प्रेम और सद्भावना के साथ समाज को एक करने का हमेशा ही बढ़ावा दिया है। थर्ड क्वेश्चन है, इलाबोरेट ऑन एन.के. नाइक्स व्यूज ऑन द रिलेवेंस ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। N.K. Naik believed that Indian English literature is an important and meaningful parts of Indian literature. N.K. नाइक का विश्वास है कि अंग्रेजी साहित्य भारतीय साहित्य का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल पार्ट है। ठीक है। According to him, English has become a medium through which Indian writers express their thoughts, experience and cultural values. उनके अनुसार इंग्लिश जो है इंडियन राइटर्स के लिए अपने थॉट्स, एक्सपीरियंस और कल्चरल वैल्यू को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है, माध्यम है। यानी कि एन.के. नाइक मानते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके माध्यम से जब इंडियन राइटर अपने बातों को एक्सप्रेस करते हैं तो पूरी दुनिया उसको सुनती है और अपने कल्चरल वैल्यू को फैलाने का एक सशक्त माध्यम है इंग्लिश मीडियम। के मेन पॉइंट देते हैं। पहला है एक्सप्रेस ऑफ इंडियन रियलिटी। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स इंडियन लाइफ ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड सोशल रियलिटीज। सेकंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन कल्चर। इट प्रेजेंट्स इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज, बिलीफ्स एंड वैल्यूज बिफोर द वर्ल्ड। यह भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, मान्यताएं हैं और जो वैल्यूज हैं उनको पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करता है। जब यहाँ के राइटर्स इंग्लिश मीडियम में अपनी बात को रखते हैं, अपने कल्चर ट्रेडिशन को बताते हैं तो पूरी दुनिया उसके बारे में जान पाती है। थर्ड है डिपिक्शन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया जाता है। Indian writers discuss issues such as poverty, caste discrimination, colonialism and social injustice. इंग्लिश लिटरेचर में इंडिया की जो गरीबी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कॉलोनियलिज्म एंड सामाजिक असमानता जो है, लोगों के साथ जो अन्याय होता है, इस तरह के सब्जेक्ट को इंग्लिश लिटरेचर में उठाया जाता है, लिखा जाता है। नेक्स्ट है नाइक आर्ग्यूड दैट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज नॉट मेरली एन इमिटेशन ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। नाइक कहते हैं कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ब्रिटिश लिटरेचर की नकल नहीं है। It has developed its own style and identity, बल्कि इसकी अपनी एक अलग पहचान है। इंडियन लिटरेचर की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल आइडेंटिटी, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। राइटिंग इन इंग्लिश अलाउ इंडियन ऑथर्स टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस एंड गेन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। इसमें कहा जा रहा है कि इंडियन राइटर्स जो हैं इंग्लिश की वजह से ही ग्लोबल लेवल पर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर उनको लोग जानने लगे हैं, उनके ग्लोबल ऑडियंस हैं जो उनको सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है अ ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। इंडियन इंग्लिश राइटर और ऑथर यानी पूरब और पश्चिम के बीच एक सेतु का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं, दोनों को मिलाने का काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं? इंडियन इंग्लिश लिटरेचर acts as a link between Indian culture and international readers. Next है contribution of Indian writers. Writers like R.K. Narayan, Raja Roy and Mulk Raj Anand have enriched Indian English literature through their portrayal of Indian life. ये सब जो राइटर्स हैं R.K. नारायण, राजा रॉय और मुल्क राज आनंद, इन लोगों ने अपने लिटरेचर में इंडियन लाइफ को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उकेरा है, लोगों को बताने की कोशिश की है। N.K. Naik considered Indian English literature highly relevant because it combines Indian themes with the English language. N.K. Naik इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही रिलेवेंट मानते थे क्योंकि यह भारतीय विषयों को इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जोड़ता है। इट प्रेजेंट्स इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथ्स इट्स प्रेजेंस इन वर्ल्ड लिटरेचर। यह इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है और विश्व साहित्य में इसकी उपस्थिति को मजबूत करता है। अब फोर्थ क्वेश्चन है इन मोस्ट दलित पोएट्री द टोन एंड लैंग्वेज इज डायरेक्ट, अनफिल्टर्ड एंड हार्ड हिटिंग। डिस्कस।
अधिकतर जो दलित पोएट्री है उसका टोन और लैंग्वेज बहुत ही सीधा, अनफिल्टर्ड होता है और हार्ट हिटिंग होता है, यानी कि दिल को चोट पहुंचाने वाला होता है। तो ऐसा क्यों होता है, डिस्कस करना है। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, दलित पोएट्री इमर्ज्ड एज अ पावरफुल लिटरेरी मूवमेंट दैट गिव्स वॉइस टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। दलित पोएट्री एक पावरफुल लिटरेरी मूवमेंट है जो सोसाइटी के हाशिए के लोग हैं, जो सोसाइटी से दरकिनार कर दिए गए हैं, उनके एक्सपीरियंस को आवाज देती है। इट रिफ्लेक्ट्स द पेन, ह्यूमिलिएशन एंड स्ट्रगल्स फेस्ड बाय दलित इन सोसाइटी। दलित जो समाज में असमानता को झेलते हैं, जो अपमान झेलते हैं, उसी को दर्शाता है दलित साहित्य। मेन पॉइंट है, बेस्ड ऑन रियल एक्सपीरियंस। जो दलित पोएट्री है वह रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। दलित पोएट्री इज रूटेड इन द एक्चुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑपरेशन, discrimination and exploitation faced by दलित communities। दलित पोएट्री दलित कम्युनिटी द्वारा झेले गए उत्पीड़न, भेदभाव और शोषण के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। सेकेंड है, डायरेक्ट एंड सिंपल लैंग्वेज, सीधी और सरल भाषा है। दलित पोएट्स अवॉइड डेकोरेटिव एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। जो दलित पोएट्स हैं अपनी पोएट्री के लिए डेकोरेटिव यानी कि अलंकारिक और कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, वह सीधी और सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। दे यूज स्ट्रेंथ फॉरवर्ड वर्ड्स टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस। वे लोग अपने अनुभवों को व्यक्त करने के लिए सीधे साधे शब्दों का प्रयोग करते हैं। थर्ड है, एक्सप्रेशन ऑफ एंगर एंड प्रोटेस्ट। गुस्सा और विरोध का एक्सप्रेस करते हैं अपने पोएट्री में। द हार्श टोन ऑफ दलित पोएट्री रिफ्लेक्ट्स एंगर अगेंस्ट कास्ट बेस्ड इनजस्टिस एंड सोशल इनइक्वालिटी। दलित पोएट्री में हार्श टोन का यूज किया गया है, यानी कि कठोर लहजा का यूज किया गया है, जिससे जाति आधारित जो अन्याय है और सामाजिक असमानता है उनके गुस्से को उजागर करने वाला होता है यह भाषा। फोर्थ है, डिमांड फॉर इक्वालिटी, समानता की मांग करते हैं ये। दलित पोएट्री राइजेस इशूज रिलेटेड टू डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी। फिफ्थ है, वॉइस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, जो समाज पर हाशिए के लोग हैं उनकी आवाज़ है दलित पोएट्री। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर दोज हु हैव बीन इग्नोर्ड एंड साइलेंस्ड फॉर सेंचुरीज। यह उन लोगों को एक मंच देता है जिन्हें सदियों से नज़रअंदाज किया गया है और जिनके आवाज़ को दबाया गया है। ठीक है, वैसे लोगों को यह एक मंच प्रदान करता है अपनी बात कहने के लिए। सिक्स्थ है, एम ऑफ सोशल चेंज। इनका उद्देश्य समाज को चेंज करना है, परिवर्तित करना है। दलित पोएट्री इज नॉट ओनली लिटरेरी एक्सप्रेशन but also a means to create awareness and challenge oppressive structures। दलित पोएट्री सिर्फ लिटरेरी एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि उन लोगों में जागरूकता पैदा करने और समाज के जो दमनकारी स्ट्रक्चर है उसको चुनौती देने का भी काम करता है। ठीक है, सेवेंथ है, इमोशनल इम्पैक्ट। इट्स डायरेक्ट एंड अनफिल्टर्ड स्टाइल क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स इन रीडर्स। जो ये लोग अपनी बात को सीधे और बेबाक शैली में कहते हैं, वही चीज़ इनके पाठकों में एक मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। कंक्लूजन है, thus the language and tone of दलित पोएट्री are intentionally direct and powerful। इस प्रकार दलित कविता की भाषा और लहजा जानबूझकर सीधा और सशक्त होता है। जानबूझकर क्यों? सीधा और सशक्त भाषा का जब ये प्रयोग करते हैं तो अपने गुस्से को, अपनी भावनाओं को बिल्कुल अच्छे तरीके से जाहिर कर पाते हैं। दे रिफ्लेक्ट द रियलिटीज ऑफ दलित लाइफ एंड सर्व एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेसिस्टेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। यह दलित जीवन की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ,
What does Raghuveer Sahai hint at by saying that the question of Hindi is no longer simply a question of Hindi? रघुवीर सहाय ऐसा कह के क्या संकेत देना चाहते हैं कि हिंदी का प्रश्न सिर्फ हिंदी का प्रश्न नहीं है? इसका क्या मतलब है? Raghuveer Sahai believed that the issue of Hindi is not merely related to language. रघुवीर सहाय का मानना है कि हिंदी का संबंध केवल भाषा से नहीं है. It is closely connected with social, political and cultural aspects of Indian society. बल्कि यह इंडिया के सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल एस्पेक्ट से गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो लैंग्वेज है हमारी पहचान है. अगर लैंग्वेज को हमसे छीन लिया जाएगा तो हमारी पहचान ही ख़त्म हो जाएगी. तो इसलिए हमारी हर तरह की पहचान से हमारा लैंग्वेज जुड़ा होता है, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो या कल्चरल हो. इस क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स हैं मोर देन अ लैंग्वेज इशूज. यह लैंग्वेज इशू से ज़्यादा है, बढ़ के है. तो क्या है? According to Sahai, the debate on Hindi goes beyond grammar and vocabulary. सहाय के अनुसार भाषा पर बहस ग्रामर और वोकेबलरी से कहीं आगे तक जाती है. आप किसी भी लैंग्वेज पर अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करके बहस तो कर लेंगे, लेकिन वही लैंग्वेज नहीं है. सेकेंड है कनेक्शन विद आइडेंटिटी. लैंग्वेज प्लेज इन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल एंड नेशनल आइडेंटिटी. लैंग्वेज पर्सनल और राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. थर्ड है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस. द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अफेक्ट्स एक्सेस टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज. जो एजुकेशन का मीडियम होता है वह शिक्षा और अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करती है. जैसे कि एक 10th पास स्टूडेंट है और एक हायर एजुकेटेड है, तो दोनों को जो अवसर प्राप्त होगा अलग अलग होगा. जो हायर एजुकेटेड है उसे ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे. नेक्स्ट है पॉलिटिकल डायमेंशन. द हिंदी इशूज इज ऑफन लिंक्ड विद क्वेश्चंस ऑफ पावर. प्रश्न पूछने की ताकत देती है. एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग और नीतियों के निर्माण से जोड़ा जाता है. फिफ्थ पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. India is a multilingual country and every language deserve equal aspects. इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और कि सभी भाषाओं को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए. 6 पॉइंट है सोशल इक्वालिटी. लैंग्वेज शुड यूनिट पीपल रेदर देन क्रिएट डिविजन्स एमंग देम. भाषा को लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए, न कि उनके बीच भेदभाव पैदा करने का काम करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल इंटीग्रेशन. अ बैलेंस लैंग्वेज पॉलिसी इज नेसेसरी टू स्ट्रेंथ नेशनल यूनिटी. नेशनल यूनिटी को मजबूत करने के लिए एक संतुलित भाषा नीति बहुत ही जरूरी है. इसका कंक्लूजन. रघुवीर सहाय एम्फेसाइज दैट द हिंदी क्वेश्चन involve broader concerns such as identity, education and social justice. रघुवीर सहाय इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदी का प्रश्न पहचान, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ है. Therefore, it should be addressed with sensitive and inclusiveness. भाषा का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए इसे बहुत ही संवेदनशील तरीके से ही हल किया जाना चाहिए, ऐसा सहाय जी कहते हैं. 6 क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरल ट्रेडिशन. ओरल ट्रेडिशन से आप क्या समझते हैं? मौखिक परंपरा. हाउ इज इट लिंक्ड टू द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट के लोगों की पहचान से यह क्यों जुड़ी हुई है? तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ओरल ट्रेडिशन क्या होता है. तो इंट्रोडक्शन में देंगे ओरल ट्रेडिशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ पासिंग स्टोरीज, सॉन्ग्स, माइथ्स एंड हिस्टोरिकल नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू स्पीच. ओरल ट्रेडिशन का मतलब है कि कहानियों, गीतों, मिथकों और ऐतिहासिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बोलकर पहुंचाने की प्रथा को ओरल ट्रेडिशन कहते हैं. मेन पॉइंट है इसके सोर्स ऑफ नॉलेज.
जो ओरल ट्रेडिशन होता है ज्ञान का भंडार है। ओरल ट्रेडिशंस प्रिजर्व हिस्ट्री, बिलीफ्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। ओरल ट्रेडिशन हिस्ट्री, मान्यताओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को सुरक्षित रखता है, संरक्षित रखता है। सेकेंड है इंक्लूड्स फोक फॉर्म्स, folk tales, songs, legends and myth from an important part of oral tradition। इसमें लोक कथा, लोकगीत, स्टोरी और मिथक ओरल ट्रेडिशन की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड है आइडेंटिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटीज। नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटीज की पहचान है ओरल ट्रेडिशन। मेनी नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स डिपेंडेड ऑन ओरल ट्रेडिशंस टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, जनजातीय रहते हैं, और ये लोग अपनी पहचान बनाए रखने के लिए पारंपरिक रीति रिवाजों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। इसमें आता है ये जो परंपराएं हैं, रीति रिवाजों और ज्ञान को संरक्षित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। दे स्ट्रेंथ कम्युनिटी बॉन्ड्स एंड कलेक्टिव मेमोरी। इसकी वजह से अलग अलग समुदायों के बीच अपनेपन की भावना मजबूत होती है। जब सभी के ट्रेडिशन एक होंगे, बिलीफ्स एक होंगे, तो उनके बीच जो संबंध होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, रिस्पेक्टफुल होता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल वैल्यू। ओरल ट्रेडिशंस टीच मोरल वैल्यूज एंड लाइफ लेसन। ओरल ट्रेडिशन मोरल वैल्यू और जीवन का सबक सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी। दे हेल्प मेंटेन इंडियाज रिच कल्चरल डाइवर्सिटी। ये ट्रेडिशंस हेल्प करती हैं किस चीज़ में? भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने में मदद करती हैं। अब कंक्लूजन है, ओरल ट्रेडिशंस आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटीज एंड पासिंग देयर हेरिटेज टू फ्यूचर जनरेशंस। ओरल ट्रेडिशन नॉर्थ ईस्ट के लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करता है और उनकी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। उनकी कहानियाँ, उनकी कथाएं, उनके डांस, उनके रीति रिवाजों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में जो ट्रेडिशन है उनकी मदद करते हैं, इसलिए उनकी पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सेवेंथ क्वेश्चन है, Why is चंद्रवाती रामायण referred to as a silent text? चंद्रवाती रामायण को मौन कथा क्यों कहा जाता है? जिस रामायण के बारे में आप लोग जानते हैं उसमें राम की कथा कही गई है ना? लेकिन ये जो चंद्रवाती रामायण है यह अलग तरह का रामायण है और इसको साइलेंट टेक्स्ट क्यों कहा गया है हम आगे जानेंगे। इसका आंसर है, पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। चंद्रवाती रामायण इज अ यूनिक रीटेलिंग ऑफ द रामायण फ्रॉम सीताज पर्सपेक्टिव। यह जो चंद्रवाती रामायण है सीता के दृष्टिकोण से रामायण की पूरी कथा को कहा गया है। इसके मेन पॉइंट्स है फोकस ऑन सीता। इस रामायण में सीता पर फोकस किया गया है। क्या फोकस किया गया है? द टेक्स्ट हाईलाइट्स सीताज इमोशंस एंड सफरिंग। इस रामायण में सीता की भावनाओं और पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। उस रामायण में सिर्फ राम की कथा कही गई है और सीता के जो इमोशंस है उसकी कोई अहमियत नहीं दी गई है। शादी के बाद ही वह राम के साथ 14 साल के लिए वनवास चली गई। उसी में उनको किडनैप कर लिया जाता है। वहाँ पर वह क्या क्या झेलती हैं, वहाँ उनको कितना मेंटली टॉर्चर किया जाता है, इस रामायण में उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। और जैसे ही अयोध्या आते हैं राम उनका त्याग कर देते हैं, तो जो पीड़ा वो झेलती हैं उस चीज को सीता के दृष्टिकोण से इस रामायण में लिखा गया है। सेकेंड है अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। इट प्रेजेंट्स अ व्यू पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल रामायण नरेटिव्स। इसमें रामायण की जो ट्रेडिशनल कथा है उसको अलग एंगल से देखने की कोशिश की गई है। थर्ड है वुमेन्स एक्सपीरियंस। चंद्रवाती गिव्स इम्पोर्टेंस टू फीमेल एक्सपीरियंसेस एंड कंसर्न्स। इस रामायण में महिलाओं के जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है और उनकी जो चिंताएं हैं उसको इम्पोर्टेंस देती है। फोर्थ है पैट्रियार्कल सोसाइटी। वुमेन्स राइटिंग वर ऑफन इग्नोर इन मेल डोमिनेटेड लिटरेरी ट्रेडिशंस। मेल डोमिनेटेड साहित्य में अक्सर महिलाओं का जो लेखन है, उनकी बात है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन चंद्रवाती रामायण में उसको आवाज़ दी गई है। नेक्स्ट है
lack of recognition. The text remained neglected for many years. यह जो रचना है, ग्रंथ है, मान्यता के अभाव में बहुत सालों तक निगलेक्ट किया गया, इसे उपेक्षित पड़ा रहा, इसे कोई मान्यता नहीं दी गई। सिक्स्थ है, इट क्वेश्चंस एस्टेब्लिश्ड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द एपिक। जो ट्रेडिशनल नैरेटिव्स था कि सिर्फ पुरुष ही लिख सकते हैं, महिलाएं नहीं लिख सकती हैं, उसको एक चैलेंज की तरह इस रामायण में स्वीकार किया गया है। उनके पास भी अपनी आवाज़ है। सेवेंथ और लास्ट पॉइंट है फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस। टुडे इट इज वैल्यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन्स वॉइसेस इन लिटरेचर। इसमें कहा जा रहा है कि जिस रचना को, महिलाओं की आवाज़ को कई वर्षों तक नकारा गया, इसे स्वीकार नहीं किया गया, उसे ही महिलाओं की आवाज़ के रूप में महत्व दिया गया। इसे आज एक एग्जाम्पल की तरह पेश किया जा रहा है। कंक्लूजन है, चंद्रभाती रामायण इज कॉल्ड अ साइलेंट टेक्स्ट। चंद्रभाती रामायण को मौन ग्रंथ इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट्स फीमेल सेंटर्ड perspective was marginalized and overlooked for centuries. स्त्री केंद्रित दृष्टिकोण को सदियों तक हाशिए पर यानी कि अलग रखा गया। उन्हीं स्त्रियों की आवाज़ को चंद्रभाती रामायण में आवाज़ दिया गया है, इसलिए इसे मौन ग्रंथ कहा गया है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में जो साहित्य में डाइवर्सिटी है, उससे आप क्या समझते हैं। इंट्रोडक्शन है, इंडियन लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। इंडियन लिटरेचर भारत की जो लैंग्वेजेस हैं, तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, इसके बहुत सारे कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं, उनको रिफ्लेक्ट करता है। इसके मेन पॉइंट हैं मल्टीलैंग्वेज नेचर, कि इंडियन लिटरेचर एग्जिस्ट इन मेनी लैंग्वेज, डिफरेंट लिटरेरी ट्रेडिशंस। Each region has its own literary forms and style. अलग अलग रीजन के अपनी अलग साहित्य है, उनके लिखने की अपनी शैलियाँ हैं, स्टाइल हैं। अगर बंगाली लिटरेचर आप पढ़ते हैं तो उसकी लिखने की जो शैली है वो अलग तरह की है। आसामी लिटरेचर ले लेंगे तो उसकी अलग शैली है। बाकी इसी तरह के जितने भी लैंग्वेज है उनके अलग अलग शैली हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं। कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, लिटरेचर रिफ्लेक्ट द बिलीफ्स ऑफ कस्टम्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। जो साहित्य है अलग अलग समुदाय के मान्यताओं और परंपराओं को रिफ्लेक्ट करते हैं। फोर्थ है वैरायटी ऑफ थीम्स। इंडियन लिटरेचर डील विद लव, स्पिरिचुअलिटी, सोशल इशूज एंड नेशनलिज्म। फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, कॉमन ह्यूमन वैल्यूज यूनिट डाइवर्स लिटरेरी ट्रेडिशंस। जो आम आदमी के वैल्यूज हैं वह तरह तरह के जो साहित्यिक परंपराएं हैं उनको एकजुट करने का काम करता है। दुनिया के जितने भी आम आदमी हैं उनके वैल्यूज सिमिलर ही होते हैं, है ना। दूसरे पे दया करो, मिलजुल कर रहो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अच्छा आदमी बनो। तो ये सब जो वैल्यूज हैं, जो साहित्य में विविधता है उनको एकजुट करता है। रिच हेरिटेज यानी समृद्ध विरासत, डाइवर्सिटी इनरिचेस इंडियन लिटरेचर एंड ब्रॉडनेस इट्स स्कोप। जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, इंडिया के लिटरेचर को भी उसी तरह से समृद्ध करती है और उसको ब्रॉड तरीके से पेश करती है, उसे एक व्यापक रूप देती है डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है नेशनल इम्पोर्टेंस, इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। इस तरह का जो लिटरेचर है ना, डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच अंडरस्टैंडिंग बनाता है, उनके बीच एक समझ विकसित करता है, साथ ही उनके बीच रिस्पेक्ट को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। जब आप दूसरे के लैंग्वेज, रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हो और उनको समझने की कोशिश करते हो तो दूसरा भी आपके लैंग्वेज और रिलीजन को समझने की कोशिश करता है। तो इस तरह से दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट बनता है। तो इस तरह के जो लिटरेचर हैं यही इसी चीज़ को बढ़ाने का काम करता है। कंक्लूजन है, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन लिटरेचर इज इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ।
जो इंडियन लिटरेचर की डाइवर्सिटी है वह इसकी सबसे बड़ी ताकत है। रिफ्लेक्टिंग द प्लुरलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। प्लुरलिस्टिक यानी बहुलतावाद। हमारी सोसाइटी में तरह तरह के लोग होते हैं, उनकी भाषा, बोली, रहन सहन, सोशल स्टेटस सब अलग अलग होता है। उसी चीज को इंडियन लिटरेचर रिफ्लेक्ट करता है, तो यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।